Hello students, welcome back to Prepon. These days we are doing theme-based MCQ sessions. हिस्ट्री में कुछ थीम्स पे हम बात कर रहे हैं, उन पे कुछ MCQs कर रहे हैं। थीम से करने से वो टॉपिक हमारा अच्छा कवर हो जाता है। बहुत सारे थीम्स वीडियोस में डाल चुका हूँ। अगला वीडियो मिडिवल इंडिया पे कुछ डिस्कशन करते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस जो कल्चर से संबंधित है, लिटरेचर से संबंधित है, फॉरेन ट्रेवलर से संबंधित है। Following statements about Amir Khusro, who lived during the Sultanate period. He developed a new style of Persian called सबक हिंदी. उसने फारसी की एक शैली विकसित की है जिसे सबक हिंदी कहते हैं. In his compositions about India, he criticizes India for its extreme weather conditions and its people lacking in wisdom. दूसरा statement, most of his compositions are in Urdu. उसकी ज़्यादातर compositions उर्दू में है. इनमें से कौन सा statement correct है? उसकी जो स्टाइल है, शैली है सबक हिंदी, वो फारसी की ही शैली है, वो फारसी की शैली कहलाती है। तो इट वाज स्टाइल ऑफ पर्शियन। ये पर्शियन वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए अरबी लिख सकते हैं या उर्दू लिख सकते हैं। तो इट इज पर्शियन स्टाइल, इट वाज द स्टाइल ऑफ राइटिंग पर्शियन। फर्स्ट इज करेक्ट। वो उल्टा बताता है, वो भारत की बहुत तारीफ करता है अपने लेखों में, अपनी किताबों में। नूह सिफिर में वो इंडिया की प्रेज करता है। नौ आसमान, न्यू सिफिर फारसी में लिखी है, नौ आसमान, जिसमें भारत के वेदर कंडीशंस के, यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत तारीफ करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। उसकी ज़्यादातर कंपोजिशंस फारसी में है, उर्दू में नहीं है। उर्दू का चलन भी अलाउद्दीन खिलजी के समय शुरू हुआ था, जब अमीर खुसरो हुआ करते थे, लेकिन उसकी जो कंपोजिशंस हैं वो फारसी में है, उर्दू में नहीं है। तो पहला तीसरा गलत हो जाता है। दूसरा इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत हो जाते हैं। सी इज द आंसर, ओनली वन इज करेक्ट। अल ब्रूनी के बारे में, जो इंडिया के बारे में अकाउंट अल ब्रूनी ने दिया है, अल ब्रूनी एक ट्रेवलर है। हिज अकाउंट अबाउट इंडिया इज बेस्ड ऑन अरेबिक ट्रांसलेशंस ऑफ संस्कृत वर्क्स ओनली। उसका जो अकाउंट है वो अरबी भाषा के जो ट्रांसलेशंस है भारत के बारे में, उस पे ही डिपेंडेंट है। ही लर्न संस्कृत एंड साइटेड पैसेजेस फ्रॉम फिलोसफिकल टेक्स्ट लाइक भगवद गीता, मनुस्मृति एंड वेदास। संस्कृत सीखी है उसने, और उन अपने लेखों में वो इन किताबों का जिक्र भी करता है, उन किताबों से संबंधित लेखों का जिक्र करता है। इन हिज अकाउंट ही स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट ओरिजिन ऑफ वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम कैसे बना, इसके बारे में भी बताता है। हिज राइटिंग्स आर फाउंड इन अरेबिक एज वेल एज संस्कृत। उसकी जो राइटिंग्स हैं वो अरबी में भी हैं और संस्कृत में भी हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अल ब्रूनी के बारे में सही है? तो ये गलत है कि उसने सिर्फ जो ट्रांसलेशंस अरबी में हैं उन पे ही अपनी बात कही है भारत के बारे में। बाकायदा उसने संस्कृत सीखी है, तो पहला गलत हो जाता है। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संस्कृत सीखता है, इन किताबों को समझता है, उनको भी अपनी कोट करता है अपने लेखों में। वर्ण सिस्टम के बारे में बताता है, यहाँ के कास्ट सिस्टम के बारे में बताता है, भारत के समाज में कितने वर्ग होते हैं ये सब बताता है। और वो उसकी जो राइटिंग्स है वो संस्कृत और फारसी दोनों में, अरबी और संस्कृत दोनों में मिल जाती हैं। तो 2, 3, 4 तीनों ही सही है, पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। ये किताबें हैं, उनकी लैंग्वेजेस उनको मैच करना है। किताबुल हिंद फारसी में लिखी गई है, किताबुल रहला या रहला अरबी में लिखी गई है, और नूह सिफिर उर्दू में लिखी गई है। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? किताबुल हिंद जो अल ब्रूनी की किताब है ये अरबी में लिखी गई है, अरेबिक में है, इट इज नॉट इन पर्शियन। रहला ये जो है इब्न बतूता की किताब है, मोहम्मद तुगलक के समय आता है। रहला अकाउंट ऑफ माई ट्रेवल्स इन इंडिया, ये अरबी में है, फारसी में नहीं है। नूह सिफिर अल ब्रूनी की अमीर खुसरो की किताब है, ये फारसी में है, उर्दू में नहीं है। नौ आसमान, इसका मतलब है नौ आसमान। तो इसमें दूसरा करेक्टली मैच्ड है, बाकी करेक्टली मैच्ड नहीं है। इन हिज अकाउंट अबाउट इंडिया, फॉरेन ट्रेवलर इब्न बतूता टॉक्स अबाउट पोस्टल सिस्टम। वो बताता है किस तरीके से भारत में मोहम्मद तुगलक के समय डाक व्यवस्था चलती है। घोड़े और उलुक और दवा सिस्टम बताता है, घोड़े से भी लेके भागते हैं, पैदल भी लेके डाक भागते हैं, दोनों सिस्टम बताता है। ऐसे पैदा होती है, पान की खेती ऐसे की जाती है, इसके बारे में बताता है। यहाँ के लोग पान कंज्यूम करते हैं, एक ग्रीन लीफ होती है, उस पर एक नट रखते हैं और लाइम अप्लाई करते हैं, जैसे आज पान खाया जाता है, ऐसा ही ये अपने लेखों में लिखता है, ये भी सही है।
रोड्स अनसेफ हैं, रॉबरी का डर यहाँ रहता है, वो अपने लेखों में बताता है। एक बार उसे लूटा भी गया था। सती के बारे में भी वो उल्लेख करता है। तो चारों ही इवेंट उसकी किताबों में मिल जाते हैं जो भारत के बारे में वो बताता है। इब्न बतूता केम इन द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक के समय वो आता है, इब्न बतूता। Earliest proof of Indo-Arab intellectual contact was the Arabic translation of Brahmagupta's ब्रह्म सिद्धांत, which came to be known as ब्रह्मगुप्त। पोस्ट गुप्ता पीरियड में हुआ करते थे। वो मैथमेटिशियन है, एस्ट्रोनॉमर है। उन्होंने भारत में संस्कृत में बहुत सारी किताबें लिखी हैं। एक किताब है ब्रह्म सिद्धांत, जो अरब वर्ल्ड जाती है, उसका अरबी में ट्रांसलेशन होता है पोस्ट गुप्ता पीरियड में। वो एक अर्लीस्ट प्रूफ मिल जाता है कि इंडिया और अरेबियन वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल कांटेक्ट हुआ था। उस ट्रांसलेशन को कहते हैं सिंध हिंद। जो ब्रह्मगुप्त की किताब है उसे सिंध हिंद कहते हैं, अरबी में ट्रांसलेट होती है सिंध हिंद। ब्रह्मगुप्त ने किताबें लिखी हैं, वो एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन होते हैं, बताते हैं कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाला जाता है, कैसे चीजें अर्थ की तरफ गिरती हैं। ऑल थिंग्स फॉल टू द अर्थ by a law of nature because it is the nature of earth to attract and keep things, वो अपनी किताबों में लिखते हैं। He could anticipate Newton by more than 1000 years in his book, जो उनकी किताबें हैं। Which of the following books was an effort to explore diversity of religions and unity of Islam and Hinduism? इनमें से कौन सी किताब है जो हिंदुइज्म और इस्लाम की यूनिटी की बात करती है? सिर अकबर, रमजानामा, नूह सिफिर या मजमाउल बहरीन। ये रंदानामा जो है ये महाभारत का ट्रांसलेशन है, संस्कृत फारसी अनुवाद है। सिर अकबर उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। ये दारा शिकोह ने किया है उपनिषदों का फारसी अनुवाद। ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। फैजी अकबर के समय हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनी है, उन्होंने किया है। नू सिफिर मैंने आपको बताया अमीर खुसरो की किताब है फारसी भाषा में। मजमाउल बहरीन लिखी है दारा शिकोह ने। मजमा माने मिल जाना, बहरीन माने पानी की धारा। वो कहते हैं अपनी किताब में हिंदुइज्म और इस्लाम दो पानी की धाराएं हैं जो आगे चल के मर्ज हो जाएंगी, मिल जाएंगी। उनका एक कंपैरेटिव स्टडी इस्लाम और हिंदुइज्म को लेकर मजमाउल बहरीन कहलाती है। तो इट इज डी। In the context of medieval Indian culture, the term सूत्रधार can be described as, सूत्रधार शब्द का उल्लेख होता है। और ये जो जो टर्म है क्यों इस्तेमाल होती है? वन हु सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, द वन हु नरेटेड पुराणिक स्टोरीज टू विलेज मैन, वन हु हेडेड द प्रीस्टहुड इन अ टेम्पल और नन ऑफ द अबव। तो सूत्रधार जो टर्म इस्तेमाल होती है मेडिवल कल्चर में, ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन को जो लीड किया करते थे, जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज किया करते थे, उसे सूत्रधार कहते थे, कॉल्ड सूत्रधार। तो ए इज द आंसर। ये सारे क्वेश्चंस या तो एनसीईआरटी से लिए गए हैं या उन स्टैंडर्ड बुक से लिए गए हैं जहां से एग्जाम के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिवल एज कल्चर। टर्म्स और किससे संबंधित हैं? बुरुंजी, बाखर, तारीख। अब ये तीन टर्म्स हैं, इनके जो पेयर्स हैं करेक्टली मैच्ड हैं या नहीं है? जो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स आसाम में होते थे उन्हें बुरुंजी कहते हैं, बिल्कुल सही है ये। बाखर जो है ये महाराष्ट्र के मराठा रिकॉर्ड्स होते हैं, राजस्थान के नहीं हैं। ये मराठी रिकॉर्ड्स होते हैं, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, उन्हें बाखर कहते हैं। तारीख हिस्ट्री में, फारसी में हिस्ट्री को तारीख कहते हैं। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है। आसाम के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बुरुंजी कहलाते हैं, फारसी में हिस्ट्री को तारीख कहते हैं, लेकिन मराठा रिकॉर्ड्स को बाखर कहते हैं। ये राजस्थान के नहीं होते हैं। तो 1 and 3 आर करेक्ट, सी इज द आंसर। तमिल रामायण वॉज रेंडर्ड बाई कंबन। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तमिल में रामायण लिखते हैं कंबन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अकबर के समय a uniform rate of revenue was charged by the state irrespective of fertility कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अकबर के समय एक रेवेन्यू का सिस्टम यूनिफॉर्म पूरे देश से चार्ज किया जाता था, भले ही खेती जो जमीन है वो फर्टाइल हो या ना हो। पहला स्टेटमेंट। स्टेट डिमांड वाज प्रेफरेबली रियलाइज्ड इन कैश, और जो स्टेट रेवेन्यू लेता था वो कैश में ज्यादा प्रेफर करता था, नॉट इन काइंड। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। जमीन को चार तरीके से बांटा जाता था और चारों के हिसाब से क्या पैदावार है, क्या उसकी कैपेसिटी है, पिछले सालों में इसकी क्या प्रोडक्शन रही है, कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता था।
जो रेवेन्यू सिस्टम अकबर चलाता था। तो इसमें एक यूनिफॉर्म रेट था, ये गलत है। और फर्टिलिटी कैपेसिटी को भी देखा जाता था, लेकिन ज़्यादातर अकबर के समय में, मुगलों के समय में कैश में लेना पसंद करते थे, नॉट इन काइंड। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। आंसर इज 2। सो ये एक और हम लोगों ने थीम बेस्ड एमसीक्यू डिस्कशन किया, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस मेडिवल इंडिया के कल्चर से संबंधित है, इकोनॉमी से संबंधित है। होप यू पीपल आर एंजॉयिंग दीज वीडियोस विच आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम विच इज़ वेरी नियर। अपने कमेंट्स जरूर बताइए कि इसमें और इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं। होप यू पीपल आर एंजॉयिंग दीज वीडियोस।